नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 6 के चैप्टर 2 को कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू डिपॉजिटरी। सबसे पहले तो ये समझते हैं इस तरह के डिपॉजिटरी सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले के टाइम पे जो स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट थे। आप आज के टाइम के जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में जो पेपर इधर से उधर मूव होते हैं ऑफिस में, उसके साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट और काफ़ी ज़्यादा रिस्क मौजूद रहता है कि इसका मतलब तो कई बार जो फाइल है वो पहुंचती ही नहीं थी अगले ऑफिस में। तो इस तरह के जो फिज़िकल मूवमेंट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। ये भी होने लगा कि कई बार तो जो है सेटलमेंट ही नहीं हो पाता था, क्योंकि जो पेपर्स ही नहीं पहुंचते थे, और पेपर्स अगर पहुंचते थे तो उसमें कोई ना कोई थेफ्ट होता था, कोई फॉर्जरी हो जाती थी, कोई और व्यक्ति आके उसमें बीच में साइन कर देता था। तो कहीं से भी पूरा एक रिकॉर्ड कीपिंग का जो काम है पूरी तरह से इनट्रेसेबल हो गया था। यानी किसी को पता ही नहीं चल पाता था कि कौन सा शेयर किसके पास है। और इससे होता ये था कि जिसके पास शेयर रहता था वो किसी को देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जब बात आती है ट्रांसफ़र की, बहुत सारा पेपर वर्क है, कोई भी चीज़ जो डिफ़िकल्ट होती है हम उसे अवॉइड करते हैं। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को जो है डिपॉजिटरी सर्विस ने पूरी तरह से हटाया। कैसे हटाया? इन्होंने जितनी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं उनको फ्रीली ट्रांसफरेबल कर दिया। इसका मतलब कि आपको कंपनी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है जब आप एक शेयर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं। तो वहीं पे डीमेटीरियलाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी जो स्टॉक के पेपर्स थे, कागजात थे, उन सबको नष्ट करके उस सबको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, ताकि ये डिपॉजिटरी मोड में जिस तरह से हम ईमेल ट्रांसफ़र करते हैं उतनी ही आसानी से हम जो है ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकें। नेक्स्ट कि प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप रिकॉर्ड्स इन बुक एंट्री फॉर्म। यानी आप जानते हैं कि जो पेपर को मूव करना बहुत डिफ़िकल्ट था, बट वहीं पे एक बुक एंट्री फॉर्म होता है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि कौन सी स्टॉक का ओनरशिप किसके पास में है। तो ये सब जब डिजिटलाइजेशन हुआ तो इस सब को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। आइए दोस्तों, अब हम डिपॉजिटरी सिस्टम जो हमारे देश में मौजूद है उसके की फीचर्स को समझ लेते हैं। पहला है मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम। यानी कि जब डिपॉजिटरी एक्ट हमारे देश में लागू हुआ तो इनके पास ऑप्शन था कि ये जो है एक सेंट्रल एजेंसी को पूरा काम सौंप सकते थे, बट इन्होंने किया कि सभी प्राइवेट एंटिटीज़ को भी मौका दिया कि अगर आप आके डिपॉजिटरीज चालू कराना चाहते हैं तो चालू कराइए, ये हमारे शर्त और नियम है। जिससे हम जैसे आम आदमी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे अब ऑप्शंस मौजूद हैं और इनके बीच में जब कंपटीशन होता है तो उसका फ़ायदा जो है हमें मिलता है। वहीं पे डीमेटीरियलाइजेशन भी हुआ। डीमेटीरियलाइजेशन भी इसका एक की फीचर है, क्योंकि जितने भी लोग उस समय मौजूद थे उन सबके पास जितने भी स्टॉक्स थे सब पेपर डॉक्यूमेंट हुआ करते थे। अब जब डिपॉजिटरीज चालू हुआ तो इनको ये जितने भी पूरे पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको नष्ट करना पड़ा, और उसके इक्वलेंट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ यानी कि स्टॉक्स को जो है इन सिक्योरिटी होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ा। तो इस तरह से डीमेटीरियलाइजेशन के कारण ही हम आज डिपॉजिटरी सिस्टम की ओर बढ़ सके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि बहुत ही लोअर कॉस्ट रहता है इसमें, क्योंकि सभी जो ट्रांसैक्शंस हैं इंटरनेट के ज़रिए होते हैं। इसमें कोई भी तरह का थेफ्ट नहीं होता, कोई भी फॉर्जरी नहीं कर सकता, कोई आपकी जगह जाके साइन नहीं कर सकता। वहीं पे इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन को जब हम करते हैं तो बहुत ज़रूरी है ये जो पूरा सिस्टम है बिल्कुल बैंकिंग की तरह पूरी तरह से सिक्योर्ड हो और गवर्नड हो, और जितने भी प्लेयर्स हैं इसमें इन सबको इसके पूरे रूल्स और रेगुलेशन का मालूम होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको भी जानना ज़रूरी है। और जो इतने भी इंटरमीडियरीज हैं जो कि हम और आप, इनको पूरी तरह से जो रूल्स हमें बताए गए हैं उसके हिसाब से ही काम करना होता है। आइए दोस्तों, अब हम इसके बाकी की फीचर्स को समझ लेते हैं। डिपॉजिटरी सर्विसेज आम जनता तक अपना जो सर्विसेज को किस तरह से पहुंचा पाता है, वहाँ रोल आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का। ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये रजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं डिपॉजिटरीज के साथ, जो कि एजेंट्स को इन सभी नियमों के बारे में पता होता है जो कि सेबी ने उनके लिए बनाया है, और ये सभी रूल्स को जब वो फॉलो करते हैं तभी सच्चे मायने में वो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट, फंजिबिलिटी का मतलब जब पहले मटेरियलाइज फॉर्म में स्टॉक्स हुआ करते थे तो हर प्रत्येक स्टॉक्स के पीछे उसका जो बेनिफिशियल ओनर रहता था उसका नाम मेंशन रहता था। वहीं पे आज के डेट में जब हम लोग ये पूरा ट्रांजैक्शन डिपॉजिटरी लेवल में कर रहे हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर शेयर के पीछे उसके
ओनर का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि है तो शेयर सभी एक जैसे, सबकी वैल्यू भी एक जैसी है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम एक पर्टिकुलर शेयर के पीछे अपनी आइडेंटिटी को भी रखें। तो वहाँ रोल आता है कि फंजिबिलिटी का, कि इनके हिसाब से जितने भी स्टॉक्स हैं एक डिपॉजिटरी सर्विसेज के पास, ये सभी के सभी एक जैसे हैं और इन्हें फ्रीली ट्रांसैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर। मान लेते हैं कि मेरे को अपने शेयर्स को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना है और उसका डिपॉजिटरी सर्विस मेरे डिपॉजिटरी सर्विस से अलग है। तो उस केस में ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये दो इंडिविजुअल के बीच में नहीं होता है, बल्कि दो डिपॉजिटरी सर्विसेज के बीच में होता है, जिस कारण से ये काफ़ी फास्ट हो जाता है। वहीं पे अगर ये इंडिविजुअल बेसिस में होता तो इसको बहुत टाइम लग जाता। तो इस कारण से जब हम इंफॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड करते हैं कि स्टॉक का ओनरशिप किसके पास है, तो उसका जो रजिस्टर्ड ओनर रहता है वो डिपॉजिटरी सर्विस बन जाता है। वहीं पे डिपॉजिटरीज अपने आप में एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि ये ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हुआ। तो हम और आप जो हैं वो बेनिफिशियल ओनर कहलाते हैं। भले ही कंपनी के सामने जो रजिस्टर्ड ओनर है वो एक डिपॉजिटरी सर्विस है, बट वो जो बेनिफिशियल राइट्स होते हैं, एक शेयर जब हम खरीदते हैं तो हमें उसके साथ ओनरशिप राइट्स मिलते हैं, कुछ लायबिलिटीज़ भी मिलती है, कई बार वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वो सब जो है डिपॉजिटरी सर्विसेज को नहीं मिलते, बल्कि हम जो बेनिफिशियल ओनर हैं उन्हें मिलता है। नेक्स्ट, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जितने भी शेयर्स हैं उसको एक बुक एंट्री सिस्टम के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि आज भी डिपॉजिटरीज के बीच में कोई फाइल मूव नहीं होती है। फाइल मूव होती है बट इलेक्ट्रॉनिकली होती है, जिस कारण से ये पूरा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, फास्ट है और सिक्योर है। दोस्तों, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिपॉजिटरी सिस्टम ऑफ इंडिया के पार्ट बनते हैं, जैसे कि डिपॉजिटरीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इशूअर्स और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स। इन सब के जो फंक्शंस हैं और इनके बीच में क्या संबंध है, ये सभी हम आने वाले चैप्टर्स में पूरी तरह से पढ़ने जा रहे हैं। बट अभी के लिए हम क्या डिपॉजिटरी होता है इसे समझ लेते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल चाहे तो अपनी सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर सकता है और अगर ज़रूरत पड़ने पे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र भी कर सकता है। दोस्तों, इसी डिपॉजिटरी अकाउंट को हम आम भाषा में डीमैट अकाउंट कहते हैं। आइए हम इसके जो सिमिलैरिटीज़ को समझ लेते हैं कि एक बैंक और डिपॉजिटरी में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। बैंक में जो है आप फंड्स को होल्ड करते हैं, वहीं पे डिपॉजिटरीज़ में आप जो है सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं। बैंक में जहाँ पे आप जो है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स करते हैं अकाउंट्स के बीच में, वहीं पे डिपॉजिटरी के माध्यम से आप जो है सिक्योरिटीज़ या फिर स्टॉक्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। बैंक्स में आप जो है कोई भी जो ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ पे आपको कैश को हाथ में लेके हैंडल करने की ज़रूरत नहीं रहती, ये इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है फ़ंड ट्रांसफ़र। ठीक उसी तरह से डिपॉजिटरी में भी हैंडलिंग ऑफ फिज़िकल सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। बैंक्स में हम पैसे क्यों रखते हैं? ताकि हमारे पैसे सेफ़ रह सकें। ठीक उसी तरह से हम डिपॉजिटरीज़ में स्टॉक्स रखते हैं ताकि वो वहाँ सेफ़ रह सकें। ये तो दोस्तों हो गई कुछ सिमिलैरिटीज़। आइए अब हम इसके डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। बैंक में जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इसमें कोई भी जो होल्डर है, अगर आपका जॉइंट बैंक अकाउंट है तो कोई भी एक व्यक्ति भी अगर चाहे तो जो है ट्रांसफ़र कर सकता है पैसों को। वहीं पे डिपॉजिटरीज़ में जब सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करना रहता है जॉइंट अकाउंट के केस में, तो दोनों व्यक्तियों के सिग्नेचर्स की आवश्यकता हो जाती है। बैंक्स में दोस्तों जहाँ पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, डिपॉजिटरी में इस तरह का कोई मिनिमम बैलेंस ऑफ स्टॉक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। बैंक में आपकी डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट डिपॉजिटरी में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। बैंक में जो भी आप बैलेंस डिपॉजिट रखते हैं उसे बैंक यूज़ कर सकती है किसी को भी लोन देने में। वहीं पे डिपॉजिटरी में रखे हुए पैसों को आपके ऑथराइजेशन के बिना कोई नहीं छू सकता। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कौन से ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं जिसे सभी डिपॉजिटरीज़ को फॉलो करना रहता है ताकि वो अपने फंक्शंस को अच्छी तरीके से कर सकें। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं डिपॉजिटरी एक्ट को। डिपॉजिटरी एक्ट हमारे पार्लियामेंट में 1996 में पास किया गया था, जिसके चलते दो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हमारे सामने आए। एक है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसे हम NSDL के नाम से जानते हैं। दूसरा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जिसको हम CDSL के नाम से जानते हैं। डिपॉजिटरी एक्ट के आने के कारण हमारा जो कैपिटल मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से बदल गया। लोगों को ट्रांसपेरेंसी मिली ट्रांजैक्शन में,
जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। जहाँ पे लोग पहले के टाइम पे जब शेयर्स को ट्रांसफ़र करते थे तो उनको बहुत डर रहता था कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं फॉर्जरी ना कर दे कोई बीच में, और उसके चलते बहुत सारी बैड डिलीवरीज हुआ करती थी। बट आज जब ये सभी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगा तो काफ़ी सारा जो प्रोसेस है वो जो है ऑटोमेटिक हो गया और काफ़ी फास्ट और रिलायबल हो गया। तो कोई भी कंपनी जो कि अपने आप को एक डिपॉजिटरी की तरह रजिस्टर कराना चाहती है, उस डिपॉजिटरी की तरह रजिस्टर कराने के लिए उन्हें सेबी के सभी नियमों को जो है फॉलो करना रहता है। उसके अलावा एक बायलॉ भी है डिपॉजिटरी का जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले हम समझ लेते हैं कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक एजेंट होता है। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति डायरेक्टली जो है डिपॉजिटरी को एक्सेस नहीं कर पाता। उसके बीच में बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि हम और आप हैं, जिनके ज़रिए जो है वो डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं डिपॉजिटरीज में और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आप समझ चुके होंगे। आइए अब हम समझते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक डिपॉजिटरीज को इंडिया में रजिस्टर होने के लिए। दोस्तों, किसी भी डिपॉजिटरी कंपनी की शुरुआत करने के लिए ज़रूरत होती है एक स्पॉन्सरर या फिर प्रमोटर की। ये जो स्पॉन्सर या फिर प्रमोटर है उसका नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ का होना चाहिए। हमारे देश में ये नीचे मेंशन किए हुए 7 इंस्टीट्यूशंस को ही परमिशन है एक डिपॉजिटरी कंपनी शुरुआत करने की, और ये जो भी पार्टिसिपेंट रहेगा उसको मिनिमम 51% ऑफ इक्विटी कैपिटल जो है उस डिपॉजिटरी कंपनी का होल्ड करना होगा। और जो बाकी का अमाउंट है चाहे तो वो जो पार्टिसिपेंट से इकट्ठा कर सकते हैं, बट किसी भी टाइम पे ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास 5% से ज़्यादा इक्विटी कैपिटल नहीं होना चाहिए। और कोई भी फॉरेन एंटिटी से भी अगर डोनेशन लेके ये कोई कंपनी चालू करना चाहते हैं तो मैक्सिमम जो है 20% जो कैपिटल का उतना ही वो ले सकते हैं, उससे अधिक लेने की परमिशन नहीं है। ये तो हो गए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए हम समझते हैं कि एक डिपॉजिटरी अपने आप को किस तरह से रजिस्टर कराती है। दोस्तों, किसी भी कंपनी को डिपॉजिटरी की तरफ फंक्शन करने के लिए उनके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो कि खाली सेबी दे सकता है। सेबी के पास ये जो एक एप्लीकेशन फिल करते हैं स्पॉन्सरर्स, और जब सेबी को एक पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि कंपनी ने सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफ़िल किया है तो सेबी जो है इनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देती है। दोस्तों, केवल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं होता एक डिपॉजिटरी को फंक्शन करने के लिए। सेबी से एक बार जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो 1 साल के अंदर अंदर उन्हें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसके लिए वो सेबी को वापस अप्लाई करते हैं। सेबी इनके फंक्शंस को पूरी तरह से मॉनिटर करती है, देखती है कि ये जो डाटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं क्या ये ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें कोई बीच में कोई इंटरफेयर तो नहीं कर रहा, इनके जो नेटवर्क हैं ये प्रॉपरली इनक्रिप्टेड या सिक्योर हैं, इनके जो फिजिकल प्रेमाइसेस हैं क्या यहाँ पे किसी को भी आने की अनुमति है या पूरी तरह से इसको भी सेफगार्ड किया गया है। और उसके अलावा बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं जो कि वो पहले चेक करते हैं, उसके बाद ही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट देते हैं। आइए दोस्तों, हम समझते हैं क्या रहता है एग्रीमेंट एक डिपॉजिटरी और इश्यूअर के बीच में। जब भी किसी कंपनी को अपने शेयर्स को इशू कराना रहता है तो वो जो है डिपॉजिटरी कंपनी के पास जाती है ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स जो हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को डीमैट फॉर्म में उनके साथ रख सकें। इस तरह के अरेंजमेंट का होना हर जगह ज़रूरी नहीं है। इनकेस अगर डिपॉजिटरी खुद जो है इशू करा रही है सिक्योरिटीज़ को तो इस तरह के अरेंजमेंट की या फिर एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं पर अगर कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करा रही होती है तो भी इस तरह के एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं होती। मेनली जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं अगर वो इशू करा रही होती हैं तो उनके और डिपॉजिटरी के बीच में इस तरह का एग्रीमेंट होता है। दोस्तों, केवल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का आना या फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट का आना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि जितने भी राइट्स हमने डिपॉजिटरीज को दे रखे हैं उसके साथ ही ऑब्लिगेशंस भी दिए हैं जो कि हर एक डिपॉजिटरी को फुलफिल करना रहता है। इन्हें सभी नियम तो फॉलो करने ही हैं, साथ ही साथ इन्हें अपने मैकेनिज्म को भी बार बार मॉनिटर करना है कि सब चीज़ सही से चल रही है या नहीं। इन्हें अपने आप से एक एनुअल इंस्पेक्शन भी करना रहता है इनके प्रोसीजर्स का, जिसका कॉपी इन्हें हर साल जो है सेबी को
जमा कराना रहता है। इन्हें इंश्योर करना रहता है कि इनका जो ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है क्या ये पूरी तरह से फूल प्रूफ है। इसका मतलब इन केस अगर कभी कोई लॉस या डिस्ट्रक्शन या फायर हो जाए तो क्या इनके पास एडुकेट बैकअप अवेलेबल है या नहीं। उसके साथ साथ जो है जितनी भी डिपॉजिटरीज हैं उन्हें एक इंडिम्निफिकेशन भी करना रहता है। इसका मतलब कल अगर किसी भी इंडिविजुअल का कोई लॉस हो जाए जो कि इनके नेग्लिजेंस के कारण हो तो उनको भरपाई भी करनी पड़ेगी। दोस्तों आप तो सभी जानते हैं कि जितने भी बैंक्स होते हैं या डिपॉजिटरीज होती हैं वहाँ पे इतने सारे लोगों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं और शायद यही कारण है कि सेबी ने अपनी तरफ से कुछ रेगुलेशंस दिए हैं जिसे हर एक डिपॉजिटरी को फुलफ़िल करना पड़ता है, जिसके तहत जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें मिनिमम 5 ईयर्स तक उन्हें मेंटेन करना पड़ता है। अब आप पूछेंगे किस किस चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं ये रिकॉर्ड रखते हैं ये कि कितनी सिक्योरिटीज़ को इन्होंने डीमेटीरियलाइज़ किया। डीमेटीरियलाइज़ का मतलब होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से इन्होंने डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र किया। वहीं पे नेक्स्ट होता है रीमेटीरियलाइज़। रीमेटीरियलाइज़ का मतलब ठीक इसी का ऑपोजिट कि जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थी उसे पेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा कौन ये जो ट्रांसफ़र कर रहा है सिक्योरिटीज़, किसके नाम पे ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कौन से डेट को ये ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके साथ ही साथ एक बेनिफिशियल ओनर का लिस्ट इन्हें मेंटेन करना पड़ता है कि कितने सारे बेनिफिशियल ओनर्स इस डिपॉजिटरी के साथ जुड़े हुए हैं, हर एक बेनिफिशियल ओनर के पास क्या होल्डिंग है। ये जो रिकॉर्ड है कि हर एक बेनिफिशियरी के पास क्या क्या होल्डिंग है ये उन्हें हर दिन कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि इन्हें मेंटेन करने पड़ते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए अब हम समझते हैं कि एक डिपॉजिटरी किस तरह से फंक्शन करता है, इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है अकाउंट ओपनिंग, कि जैसे कि हम बैंक अकाउंट में जाते हैं तो बैंक अकाउंट में ओपन करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक उसी तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं किसी भी इंडिविजुअल को अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। केवाईसी जैसे बैंक अकाउंट में होता है यहाँ पे भी केवाईसी होता है। कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं जिसे इन्हें पूरी तरह से पढ़ के एक्नॉलेज करके साइन करना रहता है, तभी ये अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट होता है डीमेटीरियलाइजेशन। ये इनका एक प्राइमरी फंक्शन है। जब कोई फिजिकल सिक्योरिटीज़ को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराना चाहे तो वो यहाँ पे आके करवा सकता है। नेक्स्ट अकाउंट ट्रांसफ़र, यानी अगर आज मैं चाहूँ कि अपनी सिक्योरिटीज़ को अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराऊँ तो वो भी यहाँ पे आके पॉसिबल होता है। नेक्स्ट ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्रेशन, कि इन केस अगर मैंने अपने लीगल राइट्स किसी सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ तो ये भी इन डिपॉजिटरीज़ का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा आप तो जानते हैं कि जितने भी शेयर्स या सिक्योरिटीज़ होती हैं उसके अगेंस्ट हमें लोन भी मिल जाता है, तो इस तरह के जो काम होते हैं वो भी हम डिपॉजिटरीज़ में जाके करा सकते हैं। तो ये तो हो गए कुछ प्राइमरी फंक्शन जो कि एक डिपॉजिटरी मेंटेन करता है। इसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि डिपॉजिटरीज जो हैं संभाल रही हैं, स्पेशली आईपीओ से रिलेटेड, कि जब भी कोई आईपीओ लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे भी डिपॉजिटरी का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आइए हम समझते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि मैं आपसे पूछूंगा और आप अपना अंडरस्टैंडिंग चेक करें। क्वेश्चन है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया, थेफ्ट, फॉर्जरी, म्यूटिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स बिकेम मोर प्रोमिनेंट। इसका मतलब ये है कि जब डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में आया तो थेफ्ट है या फॉर्जरी है या म्यूटिलेशन जिसे हम कहते हैं वो जो है और ज़्यादा बढ़ गए। क्या ये सही है या गलत है? आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है कि ये गलत है, बल्कि जब डिपॉजिटरी सिस्टम आया तो फॉर्जरी और इन सब पे तो फुल स्टॉप लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन देयर वाज नो डीमैट ऑफ सिक्योरिटीज़ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ डैश वाज एविडेंस ऑफ चेंज ऑफ ओनरशिप। ये बोल रहे हैं कि जब डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करता था तब जब लोग अपने आप में जो है ट्रांसफ़र करते थे सिक्योरिटीज़ को, तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट था जिससे हमें पता चलता था कि चेंज ऑफ ओनरशिप हुआ है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, एंडोर्समेंट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, बी प्रूफ ऑफ डिलीवरी, सी लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द ट्रांसफरी। यहाँ पे एंडोर्समेंट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी जो है करेक्ट आंसर है। ये जो फिजिकल सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शन हुआ करता था डीमैट फॉर्म में नहीं हुआ करता था, तो इसलिए जो एंडोर्समेंट होना ज़रूरी है कि आपने अगर बोला कि इन दोनों के बीच में जो है ट्रांजैक्शन हुआ है तो वहाँ पे एंडोर्समेंट का काम होता था और वहीं सबसे ज़्यादा टाइम लगता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैन आइदर ऑफ द अकाउंट होल्डर साइन इन केस ऑफ डिपॉजिटरी अकाउंट एज इन द केस ऑफ अ बैंक अकाउंट। अब आप यहाँ पे सोचें कि यहाँ पे बात की है कि क्या दो अगर अकाउंट होल्डर्स हैं एक डिपॉजिटरी अकाउंट के, तो क्या कोई एक व्यक्ति अगर साइन कर दे तो काफ़ी है, क्या हम सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट होता तो ये पॉसिबल होता, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी, नो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, डीपी हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद। डीपी का मतलब क्या होता है, डीपी का मतलब है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं उन्हें किसके साथ रजिस्टर कराना चाहिए, ए डिपॉजिटरी, बी एक्सचेंजेस, सी सेबी, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कॉमन सेंस वाला जवाब तो ये भी हो सकता है कि ये तो डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर कराना चाहिए ना, डिपॉजिटरी के साथ तो रजिस्टर कराएंगे ही कराएंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है सेबी के साथ रजिस्टर कराएंगे, क्योंकि जब सेबी के साथ रजिस्टर कराएंगे तभी तो ये इनके गाइडलाइंस और रूल्स को जान सकेंगे और उनको फॉलो करने के लिए शपथ लेंगे। दोस्तों अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को जो कि इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। इसको आप डेफिनेटली शेयर करें, क्योंकि उनको भी शायद आइडिया नहीं होगा कि यूट्यूब में एक कंप्लीट कोर्स इस टॉपिक पर अवेलेबल है।